सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और खूनी यक्षिणी की कहानी लेकर। तो प्लीज़ अपने जो हेडफोन हैं उन्हें फटाफट लगा लें, क्योंकि खूनी यक्षिणी की कहानी यहाँ से शुरू हो रही है कि एक आदमी था और वो भागते हुए सीधा राजा के सामने आकर गिरा। और वो जो राजा था उसने कहा, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो। और उसके बाद उस आदमी ने उठकर कहा, महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हमारे राज्य के गांव में सभी के सभी लोग मर गए हैं और वो एक ही रात में मरे हैं। उनकी लाशें वहाँ पर सड़ रही हैं और उनकी मौत का कारण कुछ पता नहीं चल रहा है। और जैसे ही ये बात उस राजा ने सुनी तब वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ गया। क्या फिर आखिर अचानक से पूरा एक गांव ऐसे मौत की घाट कैसे उतर सकता है। उसके बाद उस आदमी ने बताया, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार करने के लिए गांव-गांव जाता रहता हूँ। और जंगल के बीचों बीच बसे एक गांव में मैं व्यापार करने के लिए गया हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने गांव के अंदर कदम रखा तो मुझे एक बहुत ही भयानक और गंदी बदबू आई। और जब मैंने आसपास देखा तो मुझे एक इंसानी कटा हुआ सर नज़र आया और उस सर से खून बह रहा था और उस सर में कीड़े पड़ चुके थे और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा घिनौना लग रहा था। मैं ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। तभी अचानक से उस गांव के अंदर से एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल की हंसने की आवाज़ आने लगी। और वो जो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। और मैंने अपने घोड़े को तुरंत वहाँ से भगाया और यहाँ पर जैसे तैसे पहुँचा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस आवाज़ के पीछे कोई चुड़ैल थी या क्या था, और पूरा गांव आखिर मरा कैसे। ये सारी बातें सुनकर राजा ने कहा, सभी मंत्रियों को वापस बुलाओ। और इसके बाद सभी मंत्री वापस आकर बैठे और राजा ने भी वहाँ पर अपना सिंहासन ग्रहण किया। और उस राजा ने कहा, अच्छा तो ये सब हुआ है, ठीक है, मैं कुछ सैनिक के दलों को वहाँ उस गांव में पता लगाने के लिए भेजता हूँ, ठीक है, तुम घबराओ मत और उस गांव के आसपास अब मत जाना। और उसके बाद वो जो व्यापारी था वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसकी थोड़ी खातिरदारी की गई और उसे उसके घर में भेज दिया गया। महाराज ने आदेश दिया तो कुछ सैनिकों को उस गांव के पास भेज दिया गया। और जब सैनिकों की फ़ौज कई किलोमीटर का सफ़र तय करके उस गांव के बाहर पहुँचे तो गांव के बाहर ही इतनी ज़्यादा भयानक और इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि जिसे सूंघने के बाद जितने भी सैनिक थे सबकी तबीयत ख़राब सी होने लगी और वो सभी चक्कर खाकर गिरने लगे। तब भी उन्होंने हिम्मत करी और गांव में उन्होंने कदम रखा तो गांव में कदम कदम पर लाशें बिछी हुई थी और वो सभी लाशें छड़ चुकी थी। उनके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे और साफ पता चल रहा था कि वो लाश कई दिनों से वहाँ पर सड़ रही थी। और जैसे जैसे वो सैनिकों का फौज गांव के अंदर पहुँचा और उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि ये सब किया किसने, तो उन्हें एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। और वो ऐसी हंसी थी जिसे सुनने के बाद सभी सैनिक सहम गए। वो हंसी बहुत तेज़ थी, पूरे गांव में वो हंसी गूंज रही थी और उन सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक औरत की जो हंसी वो पूरे गांव में कैसे गूंज सकती है। आखिर कोई औरत इतना तेज़ कैसे हंस सकती है। उसका हंसना इतना ज़्यादा डरावना और तेज़ था कि उनके कान में दर्द होने लगा। और तभी उन्होंने
वहाँ पर एक लाल परछाई देखी जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। एक सैनिक सब कुछ ये देख रहा था और उसने अपनी तलवार निकाली और उसे पता था कि किसी क्षण कुछ भी हो सकता है और वो लड़ने के लिए तैयार था। और उस लाल परछाई ने सैनिक के दल पर हमला कर दिया और एक एक करके उसने सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। एक सैनिक के उसने गले पर काटा और काटने के बाद उसने उसके गले का मांस निकालकर थूक दिया और उसके गले से इतना ज़्यादा खून बहा कि वहाँ की सारी ज़मीन लाल सी पड़ गई। और ये सब देखकर बाकी के सैनिकों ने जब तलवारें निकाली, उन्होंने लड़ने की कोशिश करी तो उनकी जो जितनी भी तलवारें थी वो सभी उस परछाई के सामने बेकार सी हो गई। जैसे ही वो उस परछाई के ऊपर तलवार चलाते थे तो वो तलवार उस परछाई के आर पार हो जाती थी और उस आर पार हो जाती थी और उस परछाई का बाल भी बाका नहीं होता था। और धीरे धीरे कर कर उस लाल परछाई ने सभी सैनिकों का जो सीना था उसे एक एक करके फाड़ दिया और उनका जो दिल था उसे निकालकर वो औरत खा गई। एक सैनिक मुश्किल से बचा और उस लाल परछाई ने कहा, भाग जाओ, भाग जाओ और अपने राजा से कह दो कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इनका मुझे बुलाया और अब मैंने सबको मार दिया है और यहाँ पर जितने भी लोग थे मैंने सबको मार दिया और अगर यहाँ पर कोई भी आया तो मैं उसे भी मार दूंगी। और उसके बाद ये कहकर वो लाल परछाई वहाँ से गायब हो गई और जो सैनिक था वो उल्टे पांव वहाँ से भाग गया। जब वो अपने घोड़े के पास पहुँचा तो उसने देखा कि उसके घोड़े का सर कटा हुआ था और वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उस घोड़े के चारों पैर भी कटे हुए थे और उसके खून से ज़मीन रंगी हुई थी। उस खून को देखकर वो जो सैनिक था वो और भी ज़्यादा उस खून को देखकर वो जो सैनिक था वो बहुत ही ज़्यादा बौखला गया और वहाँ से पैदल ही दौड़ पड़ा। भागते भागते उस सैनिक का जो गला था वो पूरी तरह से सूख चुका था और वो इतना ज़्यादा थक गया था कि उसके जो फेफड़े थे उनमें ब्लीडिंग हो गई थी। वो जैसे ही राजमहल के बाहर पहुंचा और वहां के सैनिकों ने उस सैनिक की हालत देखी तो वो भी एक क्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा डर गए और उन्होंने उस सैनिक से पूछने की कोशिश करी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और उसने बताया कि वो उस गांव से भागता हुआ पैदल यहाँ तक आया है। और ये सब सुनकर वो सभी सैनिक घबरा गए कि आखिर इतना बड़ा सैनिक फ़ौज वहाँ पर गया हुआ था और वहाँ से सिर्फ एक ही सैनिक लौट कर आया है। इसका मतलब मुसीबत बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। जब राजा को इस बारे में सूचित किया गया तो राजा ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत एक आपातकालीन बैठक को बुलाया और उसके बाद सारे मंत्री वहां पर उपस्थित हुए और राजा ने अपना सिंहासन ग्रहण किया। वो जो सैनिक था उसकी हालत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए वैद्य को बुलाकर उसका भी इलाज करवाया गया और जब उसकी हालत में सुधार हुआ तब वो भी उपस्थित हुआ और राजा ने पूछा, क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे साथ इतना बड़ा फौज भेजा गया था और सिर्फ तुम अकेले ही लौट आए हो, ऐसा क्या हुआ वहाँ पर? और फिर उसके बाद उस सैनिक ने बताना शुरू किया जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था। और सारी बातें सुनने के बाद वो जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ गया कि आखिर ऐसी कौन सी लाल परछाई है जो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक है। और उसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है और याद रहे
ये बात बाहर के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। अगर प्रजा को ये बात पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएगी और उनका जीना मुश्किल भी हो जाएगा। हम इस समस्या का समाधान करते हैं। हमारे साथ सेना की एक बड़ी टुकड़ी कल उस गांव में जाएगी और हम देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी लाल परछाई है जो हमारे राज्य को ऐसे ख़त्म करना चाहती है। और फिर उसके बाद तभी वहाँ पर राजकुमार आए और राजकुमार ने कहा, पिताजी आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसके बाद राजा ने कहा, मैं क्या नहीं कर सकता और तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में राजकुमार ने कहा, पिताजी मैं कहने के लिए आया हूँ कि आप उस गांव में नहीं जाएंगे। और उसके बाद राजा ने कहा, क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगा? और तुम होते हो कौन मुझे रोकने वाले और हुक्म देने वाले? तुम्हें पता हो ना कि मैं अभी तुम्हारा पिता नहीं बल्कि इस राज्य का राजा हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे इस तरह से बात करने का। और फिर वो जो राजकुमार था वो अपने राजा के सामने आया और घुटनों पर बैठ गया। उस राजकुमार ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप इस राज्य के राजा हैं, लेकिन मैं अपने आप को साबित करने का एक मौका चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में मैं ही इस राज्य का राजा बनने वाला हूँ और आपको मुझ पर पूर्णतः विश्वास नहीं है कि मैं इस राज्य का राजा बनने के लायक नहीं हूँ और मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी जगह मैं सेना की टुकड़ी के साथ उस गांव में जाऊं और उस लाल परछाई का सामना करूं। जैसे ही ये बात राजा ने सुनी तब उन्होंने जवाब दिया, तुम बिल्कुल भी नहीं वहां जाओगे, क्योंकि वहां पर जान का खतरा है और हो सकता है तुम्हें कुछ भी हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। इसके बाद जिसके जवाब में राजकुमार ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ वहाँ पर मुझे जान का ख़तरा है, लेकिन आपको बताना मैं चाहता हूँ, आपने थोड़ी देर में ही पहले कहा कि आप इस राज्य के राजा हैं, अभी मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए मेरे प्राण की चिंता करना आप छोड़ दीजिए और मैं इस राज्य का एक नागरिक हूँ और हर नागरिक का अपने राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होता है और एक कर्तव्य ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर उसे अपने राज्य की रक्षा करने पड़ी तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए और मैं भी इसी कर्तव्य को पूरा करना चाहता हूँ और इस कर्तव्य को पूरा करने के बाद मैं साबित कर दूंगा कि मैं इस राज्य का राजा बनने के लायक हूँ, ना कि कोई डरपोक। और फिर उसके बाद जब राजा ने ये बात सुनी तब ना चाहते हुए भी भारी मन से उन्होंने हाँ कर दी और अगले ही दिन सेना की एक भारी टुकड़ी के साथ उस राज्य का राजकुमार उस गांव के लिए रवाना हो गया। रात तक सफ़र करने के बाद वो सभी उस जंगल और उस गांव की एकदम सीमा पर पहुंच गए और जैसे ही एक सैनिक ने उस गांव के अंदर कदम रखा तो उसे इतनी भयानक बदबू आई कि उस बदबू को वो सहन नहीं कर पाया और उसके दिमाग की जो नसें थी वो फट गईं और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उस सैनिक की लाश जैसे ही ज़मीन पर गिरी तो सैनिक का जो खून था वो काफ़ी सैनिकों के खून पर मुंह पर गिरा और वो सभी सैनिकों का जो कदम था वो सिर्फ एक ही कदम दूर था उस गांव की सीमा से। इसलिए उन्होंने अपने कदम को पीछे ले लिया और उन्हें पता था कि जैसे ही वो उस गांव के अंदर कदम रखेंगे तो जो हाल इस पहले सैनिक का हुआ है
वही हाल उनका भी होगा। सारे सैनिक राजकुमार का चेहरा देखने लगे और अगले आदेश का इंतज़ार करने लगे। तभी उस राजकुमार ने थोड़ा सोचा और उसने कहा, सभी अपनी नाक पर एक कपड़ा बांध लो ताकि वह बदबू तुम्हारे नाक तक ना पहुँचे। सभी सैनिकों ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे वो गांव के अंदर जाने लगे और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर राजकुमार ने चैन की सांस ली और वह भी अपने घोड़े को लेकर गांव के अंदर पहुंचा। लेकिन बदबू तो नहीं आई, लेकिन वहाँ का जो नज़ारा था वो भी किसी नर्क से कम नहीं था। कई सौ लाशों का ढेर उस गांव में लगा हुआ था और वो सभी जो लाशें थी वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी और धीरे धीरे वो कंकाल बनती जा रही थी और उन कंकालों में भी कीड़े लगे हुए थे जो शरीर के मांस को खा रहे थे। और ये सब देखने में ही बहुत ही ज़्यादा घिनौना और डरावना लग रहा था। राजकुमार यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी परछाई है जिसने एक ही रात में इतने अच्छे गांव का ये हाल कर दिया। और वो यही सारी बातें सोचते हुए गांव के अंदर जा रहा था और इसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर तक गांव में इधर से उधर भटकने के बाद भी उन्हें कोई भी परछाई वगैरह नज़र नहीं आई। इसलिए राजकुमार ने हुक्म दिया, मेरी बात सुनो, तुम सब धीरे धीरे टुकड़ों में यहाँ बट जाओ, ठीक है। एक उचित मात्रा में सब गांव में फैल जाओ और किसी को कुछ भी डरावना या अजीब दिखे तो वो तुरंत आवाज़ निकाले। जिसको भी मदद की ज़रूरत हो तुरंत आवाज़ निकाले, हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद जितने भी सैनिक थे सब ने छोटा छोटा ग्रुप बना लिया और गांव के कोने कोने में फैल गए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार ने अपने घोड़े को लेकर पूरे गांव में देख रहा था और पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो परछाई कहाँ पर है। तभी पता लगाते लगाते अंधेरे में ही उसे एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी और वो जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम दर्द भरी आवाज़ थी। उसे लगा कि शायद कोई गांव की लड़की ज़िंदा बच गई है और ये सब बहुत ही बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि वो लड़की बता सकती थी कि आखिर इस गांव में हुआ क्या है। इसलिए राजकुमार ने अपने घोड़े को उस आवाज़ की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे वो घोड़ा उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो घोड़ा वहाँ पर जाना ही नहीं चाहता। और ये बात उस राजकुमार को समझ नहीं आ रही थी। उस राजकुमार ने अपने घोड़े की तरफ देखा तो उसकी जो आंखें थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी थी और वो घोड़ा इतना ज़्यादा डर गया कि उसने वहीं पर खड़े खड़े पेशाब कर दिया और वो आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। इसलिए उस राजकुमार ने अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और वो अकेले ही अपनी तलवार को लेकर उस अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही वो उस अंधेरे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि वो जो आवाज़ थी रोने की वो एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी। और उसके बाद उसने अपने सैनिकों को आवाज़ लगाई, लेकिन काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद भी कोई सैनिक वहाँ पर नहीं आया। और ये बात बहुत अजीब लगी उस राजकुमार को। और जैसे जैसे वो अपने सैनिकों को आवाज़ लगा रहा था वैसे वैसे उस लड़की का जो रोना था वो भी तेज़ होता जा रहा था और वो दर्द से चीख रही थी। ये सब देखकर उस राजकुमार ने सोचा कि वो सिर्फ समय जाया कर रहा है, इसलिए वो तुरंत उस झोपड़ी के पास गया। उसने उस झोपड़ी का दरवाज़ा हल्का सा खोला तो उसने देखा कि एक लड़की जिसके शरीर पर मुश्किल से
2 या 3 कपड़े थे और बाकी शरीर पर ज़ख्म लगे हुए थे। उसका चेहरा तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन पूरे शरीर पर ज़ख्म लगे हुए थे। उस लड़की ने राजकुमार से कहा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही, और हम दूसरे पार्ट में जानेंगे कि आखिर वो लड़की कौन है। क्या उस गांव में जो मौतें हो रही थी, क्या उन सबको मारने वाली वही लड़की थी, या फिर वो लड़की कोई शक्ति थी, या भूत थी, या फिर यक्षिणी डायन थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ हमारा दूसरा पार्ट ज़रूर सुने। और कहानी अगर अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें।